नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द एके शो में। आज हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट विनोद गुप्ता जी जुड़े हैं, जो पिछले 20 सालों से सक्रिय पत्रकारिता में काम कर रहे हैं। दिल्ली का चुनाव दिन प्रतिदिन बढ़ता गया, सरगर्मी बढ़ती गई और अभी से कुछ चंद घंटों बाद चुनाव होना है, वोटिंग होनी है और हमें ये पता चल जाएगा चंद दिनों बाद कि कौन बना है दिल्ली के दंगल में महाविजेता। इसलिए विनोद गुप्ता सर, आपका स्वागत है द एके शो में। सर, कैसा नमस्कार। आप अनुभव कर पा रहे हैं दिल्ली के चुनाव में? कई तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाए गए हैं एक दूसरे पे, चाहे यमुना की गंदगी को लेकर के, जहर मिलाने से लेकर के, झूठ फैलाने वाली बात से लेकर के, शीश महल से लेकर के कई सारे मुद्दे हैं। तो अभी के परिप्रेक्ष्य में बस 2 दिन बचे हैं वोटिंग के, आपको क्या लग रहा है कि दिल्ली का चुनाव किस ओर रुख ले रहा है? देखिए, ऐसा है कि दिल्ली में मैं 2013 से देख रहा हूँ दिल्ली को। हम्म। मैंने केजरीवाल का पहला चुनाव भी देखा, जब केजरीवाल को किसी ने सीरियस नहीं लिया था। वो जी। 32 सीट लेके आए। उसके बाद मैंने 2015 का चुनाव भी देखा, 67 सीट आए। हम्म। 2020 का चुनाव भी देखा, जिसमें उनकी 63 सीट आई, करीब 64 सीट आई। इन सब चुनाव में, इस चुनाव में फर्क ये दिख रहा है कि पहली बार दिल्ली में मुकाबला होता दिख रहा है। हम्म। केजरीवाल जब से आए थे, उसमें शुरू वाले चुनाव को छोड़ दो, तो दो चुनाव में उनके सामने कोई चुनौती थी नहीं। जी। एक तरफा जीते थे। वो ऐसी प्रचंड जीत बड़ी से बड़ी पार्टियों को नहीं मिला करती है, जैसे केजरीवाल को 15 में मिली, किसी की जैसे 20 में मिली। लेकिन इस बार मैं देख रहा हूँ कि पहली बार केजरीवाल को चुनौती मिल रही है। हम्म। चुनौती उनको बीजेपी से तो मिल ही रही है, साथ में कांग्रेस भी कई कई पॉकेट में उनको फाइट देती नजर आ रही है। केजरीवाल को लग रहा है कि मेरा जो वोट है, जो हमने कांग्रेस से छीना था, हम्म। जो चाहे झुग्गी बस्ती वाला हो, चाहे दलित वोट हो, चाहे मुस्लिम वोट हो, या चाहे दूसरा मिडिल क्लास वोट हो, जी। जो नॉन बीजेपी वाला वोट है, तो केजरीवाल को कहीं ना कहीं लग रहा है कि इसमें सेंध लग रही है। इसलिए उनके बयानों में देखो, उनकी स्ट्रेटेजी में देखो, उनकी रणनीति में देखो, उनके जो है कैंडिडेट सिलेक्शन में देखो, उनके चुनावी वायदों में देखो, आपको बार बार दिख रही है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस बार चुनाव वाकई टफ चुनाव है। मुझे लगता है केजरीवाल को एज है, लेकिन वैसा एज जो 2015 में था या 2020 में था, हम्म। वैसा नहीं है। मुझे लगता है ऐसा नहीं है। मतलब कि कंपटीशन बहुत हाई हो गया है, पहले की तरह फ्री फायर वो नहीं खेल पा रहे हैं, अगर ऐसा करें। सर, बिल्कुल इसमें जो केंद्र की बिल्कुल। सक्रियता है, साथ में चाहे अमित शाह हो, प्रधानमंत्री मोदी हो, जैसा कि बीजेपी की एक सिलसिलेवार ढंग से जो राजनीति करने की तरीका है, चुनाव में अपनी पूरी टीम खड़ी करने की को जिस तरह से वो करते हैं, और वहीं दूसरी तरफ आप देखें तो केजरीवाल ने भी कोई कसर नहीं छोड़ा है। स्पेशली उनकी डिजिटल टीम से लेकर के ग्राउंड की टीम भी बहुत मजबूती से वो काम कर रही है, और ये हम सभी ने देखा है। लेकिन जैसे कुछ मुद्दे थे, जैसे यमुना को लेकर के जहर फैलाने वाली बात हो, चाहे शीश महल वाली बात हो, तो आपको लगता है कि इस तरह के मुद्दे को आम जनता कंसिडर करेगी और उस पर उनका वोट चेंजेस हो सकता है कुछ केजरीवाल के विरोध में या फिर बीजेपी के सपोर्ट में, इस तरह से? देखिए, एक वोटर एक इंसान ही तो है। वो जैसे इंसान का हम्म। भाई निश्चय लेके कुछ चलता है, और आखिरी में जब जब फैसला लेने की घड़ी आती है, तो उस वक्त के हालात डिपेंड करते हैं कि वो क्या फैसला लेगा। तो निश्चित रूप से तो जो 2000 मतलब चुनाव की शुरुआत में जो माहौल दिख रहा था, जो लग रहा था कि एक तरफा होगा या इस पार होगा या उस पार होगा या फैसला हो चुका है, और हम्म। चुनाव का वोटिंग का कल मतलब परसों वोटिंग होने वाली है, तो इसके बीच में तो यमुना में पानी बहुत बह गया है, इसमें तो कहने की कोई बात है ही नहीं। हम्म। तो निश्चित रूप से जिस तरह से चुनाव शुरू हुआ था, आज चुनाव वहां पर नहीं खड़ा है। चुनाव उस जगह पर नहीं खड़ा था जहां चुनाव के अनाउंस हुआ था, जिसमें हम्म। लगा था कि सब कुछ केजरीवाल तय करेंगे, है ना, हम्म। या बीजेपी बहुत कुछ कर देगी, या कांग्रेस कहीं कुछ गेन कर पाएगी। लेकिन आज चुनाव में हमने हिंदुस्तान में यही जो है, चुनाव तो T20 मैच हो गया है। लास्ट टाइम तक हर बॉल पे हिट मारने की कोशिश होती है। हम्म। तो वो बीजेपी ने भी कोशिश की, पूरी पूरी केजरीवाल ने भी कोशिश की, निरीक्षण को कंट्रोल करने की कोशिश की गई। तो वैसा जो चुनाव शुरू हुआ था, और हम्म। उस वक्त जो है फ्री 20 के वादे केजरीवाल ने पहले ही मतलब वो सब वो बुजुर्गों के इलाज को लेकर या महिलाओं को पैसा देकर जो बाजी 2100 मारी थी, वाली जो योजना बाजी जो है। मारते हुए दिखे थे, पहले उन्होंने वो ऐलान कर दिया था। उसके बाद उसके बाद जो कुछ चेंज हुआ है, बीजेपी रणनीति बदली है, पूरी बीजेपी पूरी ताकत झोंकती है, इसमें कोई दो राय नहीं। आम आदमी पार्टी भी पूरी ताकत झोंकती है। कांग्रेस एक दुविधा में थी से आखिरी टाइम तक, लास्ट टाइम तो उन्होंने अपना कुछ मारा है। तो हम्म। चुनाव के इश्यूज बदले हैं, हम्म। और वाकई यही देखो पराकाष्ठा होती है ना परिश्रम की, कि आदमी जो कोशिश करता है और हारी बाजी को पलट देता है, हम्म। या कमजोर बाजी को और मजबूत कर लेता है। तो ये होता है चुनाव में। तो इसलिए दोनों पार्टी अगर आखिर तक मेहनत कर रही हैं,
कोशिश कर रही तो बुरी बात है, उसमें कोई मुझे लगती नहीं कि भाई वो गलत हो तो करना ही चाहिए। हाँ, पर फिर भी मुझे लगता है कि एक वोटर का जो परसेप्शन में दिल्ली का वोटर हूँ, मैं जानता हूँ कि मैंने एक मोटा-मोटा जो 6 महीने पहले, 4 महीने पहले एक मन बना लिया था, तो वो निश्चित रूप से 70% लोगों का मन वो बन चुका है। जी। लेकिन जो 30% वोटर हैं, जो फ्लोटिंग वोट हैं, मान लो उसको फ्लोटिंग वोट कह लो, जो आखिरी दिन तक अपना फैसला डिसाइड करता है, तय करता है, तो वो उसके पास अभी वक्त है और उसको लुभाने के लिए पूरी कोशिशें हो रही है। इसमें सर जो बड़ी बात ये है कि इसमें कांग्रेस की भूमिका को लेकर के चर्चा बहुत हो रही है कि कांग्रेस खुद के जीतने के लिए काम नहीं कर रही है, वो बीजेपी को जिताने के लिए काम कर रही है, अल्टीमेटली सपोर्ट कर रही है पीछे से। ऐसा आम आदमी पार्टी के लोगों का दावा है। वहीं पे बीजेपी वाले कांग्रेस को कंसिडर उतना नहीं कर रहे हैं। साथ में आम आदमी पार्टी के भी कई सारे लोग बोल रहे हैं कि उन्होंने जीता ही क्या है। संजय सिंह का मैंने एक इंटरव्यू सुना था, उसमें उन्होंने बयान दिया था कि उनके पास खोने के लिए क्या ही है जो वो उस रूप में देखेंगे। जो वो हासिल करना चाहते हैं वो उनके पास है और वही उनको मिलेगा, उससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिलेगा। तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस की भूमिका क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी स्पेशली आप देखें तो यमुना पे जा करके वीडियो बनाना, साथ में अरविंद केजरीवाल को डायरेक्टली नाम लेकर के टारगेट करना, उनकी योजनाओं को टारगेट करना, इवन आम आदमी पार्टी ने भी जो टारगेटिंग किया है आपको देखें तो राहुल गांधी एंड कांग्रेस को डायरेक्टली किया है। लाइक कोई नहीं, इंडिया अलायंस कुछ नहीं, वो सब को कंसिडर बिल्कुल नहीं किया उन लोगों ने, और बहुत अच्छे से जो फुल फ्लेजेड पॉलिटिक्स होता है वो किया है दोनों पार्टी ने एक दूसरे के प्रति। तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस का जो भूमिका है उससे शायद बीजेपी को लाभ मिलेगा या फिर नहीं? देखो राजनीति जो है ना, वो कोई आमने सामने की डायरेक्ट फाइट का काम नहीं है। वो है जी। ना, कई महीन स्तर पे खेली जाती है, अलग अलग लेयर होती है उसकी, है ना। एक आदमी अपने सामने वाले से लड़ रहा है, हम्म। लेकिन साथ में अपने सहयोगी से भी लड़ रहा है, अपनी जगह भी बचा रहा है। जी। तो कांग्रेस को जो लगता है कि जो केजरीवाल के आने के बाद से सबसे बड़ा नुकसान कांग्रेस को ये हो गया हम्म। कि वो दिल्ली की जमीन उनके हाथ से खिसक गई। हम्म। और जमीन खिसकने का नतीजा ये हुआ कि पूरे देश में कांग्रेस के कमजोर होने का संदेश चला गया। और जितना यहाँ दिल्ली में आज दिल्ली के परसेप्शन से मैं कहूँ तो कांग्रेस को बीजेपी से उतनी दिक्कत नहीं जितनी केजरीवाल से, हम्म। क्योंकि बीजेपी तो मुकाबले में है ही, और बीजेपी मजबूत रहे या सामने प्रतिद्वंदी के तौर पर रहे, कांग्रेस को उसमें एक एज मिलती है, लड़ने में फाइट मिलती है। लेकिन उसमें तीसरा कौन, जब केजरीवाल का आ जाता है तो कांग्रेस उससे कहीं गायब हो जाती है, उसके वोट 3-4% ही रह जाते हैं। तो कांग्रेस को लगता है कि हम गठबंधन करते रहे, अपनी जमीन खो दे, है ना, तो हम्म। भय बिन हो ना प्रीत, ये जब आपके पास ताकत नहीं हो तो कोई आपका सहयोगी सम्मान नहीं करता। तो ये राहुल गांधी को समझ में आया, कांग्रेस के नेताओं को समझ में आया कि अगर हमको दिल्ली बचाना है या अपने आप को राजनीतिक रूप से मजबूत करना है तो हमारा पहला दुश्मन केजरीवाल है। केजरीवाल ने हमारी जमीन हम्म। हथिया के हमारे साथ ही बैठे हुए हैं, तो ये तो गलत बात है ना, कि भाई जो जिससे आप गठबंधन कर रहे हो वो आपकी जमीन पे लेके बैठा हुआ है ना। और दोनों की जमीन एक ही है, मोटे मोटा जमीन एक ही है। हाँ, हाँ। वही दलित है, वही मुस्लिम है, वही मिडिल क्लास वोटर है कांग्रेस का, वही हम्म। सामान्य कामकाजी आदमी है। तो कांग्रेस पूरी ताकत लगा रही है और कांग्रेस को ताकत लगानी भी चाहिए, है ना। उनको लगता है कि एक बार चुनाव चाहे बीजेपी बैठ जाए, यहाँ बीजेपी अब 26 साल से सत्ता में आई नहीं है, लेकिन कांग्रेस को लगता है एक बार बीजेपी बैठ जाए भले, लेकिन केजरीवाल का पत्ता साफ हो जाए। और कांग्रेस, दिल्ली कांग्रेस और नेशनल कांग्रेस से ज्यादा ये ख्वाहिश हम्म। पंजाब कांग्रेस की है, हम्म। क्योंकि पंजाब कांग्रेस को लगता है कि दिल्ली में केजरीवाल हार गए तो फिर भगवंत मान का भी पंजाब में उल्टी हराना गिनती शुरू आसान हो हो जाएगी। जाएगा। हाँ, तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि पंजाब के नेता और पंजाब का जो पार्टी संगठन है वो ज्यादा चाहता है कि कांग्रेस से मजबूती से लड़े, राहुल गांधी केजरीवाल के खिलाफ कैंपेन करे और पूरी ताकत से लड़े ताकि केजरीवाल को हराया जा सके, उनको बीजेपी आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। जो हम्म। गलती कांग्रेस ने 2013 में बीजेपी आम आदमी पार्टी को गठबंधन करके और सहयोग देके गलती करके अपने जीरो कर लिया था, इस बार वो गलती ना हो और पूरी ताकत से जो है केजरीवाल से लड़े कांग्रेस। ये पंजाब के नेता भी चाहते हैं, दिल्ली के नेता भी चाहते हैं। शुरू में राहुल गांधी नहीं चाहते थे, वो बीच में उन लोगों ने बहुत डिले किया प्रचार में, हम्म। लेकिन जब कन्विंस किया गया कि ये बहुत जरूरी है हम लोगों की आगे की रणनीति के लिए, तो आप देख रहे हैं कि ताकत लगा रहे हैं। अब ताकत हम्म। कितनी जनता में वो बस क्रिएट हुआ तो नहीं, अभी तक दिखता नहीं है, पर अगर कुछ पॉकेट में हुआ भी कांग्रेस होगा तो पता कांग्रेस चल जाएगा। कांग्रेस एक तरह से लाइक थोड़ा सा शायद खुद को शायद मजबूत कर ले मे बी, बट एज सच कोई पॉलिटिकल इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाएगी इस चुनाव में। हाँ। तो इसके साथ मेरा सर एक सवाल ये बनता है बिल्कुल कि जितने भी बिल्कुल पॉलिटिकल बिल्कुल नहीं छोड़ पार्टी पाए। आप देखें, जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं सबके आप अगर मैनिफेस्टो को अगर उठा करके देखेंगे तो 19-20 का ही फर्क है। 19-20 भी कहना मेरे हम्म, ख्याल से अनुचित होगा, वो सारे 19-20 का फर्क है।
क्योंकि सब ऑफर वही कर रहे हैं, कोई 2100 कोई 2500 और यही तरह की योजना है। तो एक सिटिंग सीएम जो है अरविंद केजरीवाल, और एक समय का एक दौर था जब उन्होंने राजनीति का वेव क्रिएट किया था लोगों के मन में, अभी भी उनके लिए है, बहुत लोग उनसे निराश भी हैं, बहुत लोग उनका आज भी सम्मान कर रहे हैं, ठीक है। तो कोई व्यक्ति अरविंद केजरीवाल को छोड़ करके, क्योंकि उनके पास छोटी मोटी मार्जिन नहीं है, 67 सीट्स है उनके पास विधायक है, तो वो छोड़ करके कोई व्यक्ति बीजेपी को 63, ओके 63 सीट्स है, तो वो छोड़ करके क्यों वोट देगा इनको, बीजेपी को, क्योंकि सब कुछ तो सेम ही है, क्यों ऑफर करेगा वो चीज। देखो, ये तो केजरीवाल की जीत माननी चाहिए, है ना, कि केजरीवाल ने चुनाव अपने नैरेटिव पे लड़ा, अपने नैरेटिव पे दूसरी पार्टियों को आने के लिए मजबूर किया। जो मोदी जी ने बोला था कि मुफ्त की रेवड़ी वाला जो कॉन्सेप्ट था, फिर आपने भी वही किया। तो असली बात ये कि पहली लड़ाई तो ये माना जाता है ना पॉलिटिक्स में कि जो नरेशन की लड़ाई होती है ना, जो नरेशन सेट करता है वो आधी लड़ाई जीत लेता है। दूसरी अगर पार्टी जो काउंटर करती है, इसका मतलब वो पिछलग्गू बनने के लिए मजबूर होती है, पहली बात। दूसरी बात, जहां आपने कहा कि केजरीवाल जैसे आए थे, है ना, और उनके लेके जो लोगों में परसेप्शन था, और आज जो है, तो निश्चित रूप से ऐसा कहा जाता है कि सत्ता जो है ना ऊंट की सवारी होती है, उसमें कितने ही सता हुआ आदमी बैठे, उसे होचक उचक के चलना पड़ता है, वो ऐसे नहीं चल सकता है ना, सत्ता का अपना चरित्र होता है। तो केजरीवाल आ जाए, कोई राजा हरिश्चंद्र आ जाए, जो कोई भी आदमी आ जाए, अगर वो मौजूदा राजनीति करना चाहेगा या उस तरह के दायरे में करना चाहेगा, तो उस पर ये इल्जाम लगेंगे, और उस राजनीति का तरीका ये बहुत महंगा खेल है, राजनीति सस्ता खेल नहीं है। तो केजरीवाल ने जो किया, और जो केजरीवाल सीएम के तौर पे या एक सीएम के तौर पे जो कर रहे हैं, वो एक वो आंदोलनकारी के तौर पे कर रहे हैं, तो दोनों का फर्क समझना होगा, है ना। वो बीजेपी के लिए भी उतना ही है, वो कांग्रेस के लिए भी एक जमाने में उतना ही था, है ना। कांग्रेस वाले भी सब गांधी बने फिरते थे, गली मोहल्ले में भी सरकार आ गई तो कुर्ता पजामा सिलवा ली, उसी तरह बीजेपी वाले, संघ वाले, या उसी तरह केजरीवाल और बाकी लोग। तो ये तो है, ये फर्क तो देखो, कोई भी नेता बनता है, सरकार में आता है, तो उसके चाल ढाल में, पहनावे में, रसूख में, बातचीत करने के अंदाज में, लाइफ स्टाइल में चेंज आता है। तो ये चेंज आया केजरीवाल में। अब बीजेपी उसको मुद्दा बना रही है, कांग्रेस उसको मुद्दा बना रही है, लेकिन जनता, मुझे जो लगता है कि वो फैसला इस बात पर नहीं करेगी केजरीवाल कितने बदले, फैसला इस बात पे होगा कि केजरीवाल ने जो वादे किए थे वो डिलीवर किए कि नहीं किए, जो केजरीवाल दिल्ली को बदलने के लिए आए थे वो किए, वो हुआ कि नहीं हुआ। तो केजरीवाल के शासन में दिल्ली ज्यादा बेहतर तरीके से, मतलब दिल्ली में लोगों की लाइफ स्टाइल सुधरी कि नहीं सुधरी, है ना, दिल्ली ज्यादा, मतलब लिविंग कंडीशन दिल्ली बेहतर हुई कि नहीं हुई। अगर ये हुआ तो फिर केजरीवाल की जय जय, नहीं हुआ तो फिर पता चल सवाल जाएगा। तो सर मेरा यही है ना कि आपको क्या लग रहा है कि क्या जो चीज़ें, क्योंकि देखिए काउंटर जिस तरह से बीजेपी की तरफ से किया गया है, उन्होंने जिस तरह से नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की है कि जितने वादे केजरीवाल ने किए हैं, जैसे आपने कैंपेन भी देखा होगा कि एक तरफ पुराने लाइक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है और एक अभी रिसेंट वीडियो है, दोनों को कंबाइन करके इस तरह के कई सारे कैंपेन बीजेपी रन कर रही है। तो उस पर ये प्रूव करने की कोशिश कर रही है बीजेपी कि केजरीवाल बहुत ही झूठा व्यक्ति है, वो सही से अपने वादे पूरा नहीं कर रहा है, बस जनता को गुमराह कर रहा है। वहीं पे एक तरफ आम आदमी पार्टी भी उसको काउंटर कर रही है, हर कैंपेन का, बीजेपी के हर कैंपेन का उन्होंने काउंटर किया है। अब इम्पैक्ट कितना पड़ा है ये चुनाव के बाद ही हमें पता चलेगा, हमें समझ में आएगा। लेकिन आपको नहीं लगता कि जिस तरह से उन्होंने काउंटर किया अरविंद केजरीवाल में, साथ से में बीजेपी ने भी जितना स्ट्रांगली उसको कैंपेन रन करके लोगों को बात पहुंचाने की कोशिश की है कि भैया ये इंसान विश्वास करने योग्य नहीं है, बस नैरेटिव का गेम खेलता है, कुछ आपको देगा नहीं, आपको मैनिपुलेट करके वोट लेके जाएगा, इसके हाथ में कुछ नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी का ये वर्क कर पाएगा, ये जो झूठा वाला गेम है? ये मतलब इसको हंसना ही चाहिए कि बीजेपी अगर ये इल्जाम लगाए कि केजरीवाल नैरेटिव सेट करता है, नैरेटिव कंट्रोल करता है और देता कुछ नहीं है, तो ये विडंबना है कि राजनीति की कौन किस पे क्या आरोप लगा रहा है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि केजरीवाल निश्चित रूप से जानते कि बीजेपी बहुत टफ कॉम्पिटिटर है, बहुत टफ, आखिरी वक्त तक लड़ती है, आरएसएस है, संगठन है पूरा, 24 घंटे काम करने वाले लोग हैं, उसके अलावा 24/7 प्रोटेस्ट करने वाले मोदी, अमित शाह, योगी टाइप लोग हैं, है ना, जो दिन रात संगठन है, उनके पास दूसरा कोई दायित्व नहीं है, जो दिन रात संगठन को, कंट्रोल को, और किस तरह से सामने वाले को कई, मतलब अपने खिलाफ कोई बन ना जाए, उसके लिए जी जान लगा देते हैं, और उसको कोई बुरी बात भी नहीं करना चाहिए। तो केजरीवाल जानते हैं कि सामने वाला अपोनेंट कौन है, लेकिन उस अपोनेंट को भी
अगर आप अपनी शर्तों पे अपने खेल के मैदान में ले आओ और उस पे मतलब पूरे आखिरी टाइम तक धींगामस्ती होती रहे, तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी केजरीवाल की एक रणनीति की होनी चाहिए। क्योंकि आप देखिए कि जो केजरीवाल की पार्टी का ढांचा है, वो अभी तक व्यवस्थित नहीं हो पाया। निश्चित रूप से संगठन बना है, लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, वो भी कुछ तरह कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो बीजेपी है, आरएसएस है, वैचारिक आधार पर बने हुए संगठन है, जिसके पीछे आदमी अगर आपका कार्यकर्ता ना भी हो, है ना, तो भी वो पार्टी के लिए एक विचार के साथ जोड़ा रहता है। उनका विचार परिवार पार्टी के परिवार से ज्यादा बड़ा है। केजरीवाल ने एक लाभार्थियों का एक अलग ग्रुप बनाया है। और ये निश्चित रूप से एक तबका वो था जब राजनीति में केजरीवाल आए थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम साफ सुथरी राजनीति करने आए हैं, है ना, करप्शन मुक्त लेके आए हैं, पारदर्शी और, है ना, लोकतंत्र विकेंद्रीकरण, सारी चीज लेके आए थे। वो तो सब वक्त की बात होती है, नेता ऐसी ही बात करता है। लेकिन धीरे धीरे ये समझ में आया कि केजरीवाल भी आम नेता की तरह ही है, लेकिन वो वैसा नेता नहीं है जो बीजेपी मतलब नैरेटिव सेट करे और दूसरी पार्टी उसका जवाब दे, जो अल्टीमेटली बीजेपी हर राज्य में करती है कि वही नैरेटिव वो आप केंद्र की राजनीति में देखो कि 90 के दशक से नैरेटिव बीजेपी ने सेट किया है ना, कांग्रेस उसका जवाब देती रही, चाहे समझ देते रहे। लेकिन पहली बार दिल्ली में सेट कौन कर रहा है? केजरीवाल कर रहा है। और बीजेपी के चाहे मोदी जी हो चाहे नीचे का नेता, मोदी जी की बात तो सेकंड लीडरशिप में किसी को मानता नहीं है दिल्ली में। एक मोदी जी है, एक अमित शाह है, उसके बाद सब अपने मोहल्ले गली मोहल्ले के यूनिट के नेता हैं। उनको कोई दिल्ली के नेता कोई नहीं है पूरी दिल्ली में। लेकिन जो भी है वो केजरीवाल सेंटर में है, मतलब सिर्फ इसलिए सेंटर में नहीं कि वो सीएम थे या पार्टी के मुखिया है आम आदमी पार्टी की, इसलिए है कि केजरीवाल जिस एक्सट्रीम पे जाके आरोप लगा देते हैं कि जमुना में जहर मिला दिया, है ना, या जैसे मोदी जी ने कहा था कि मंगलसूत्र ले जाएंगे आपके घर का, छीन लेंगे, है ना। तो जिस एक्सट्रीम पे वो लगा देते हैं आरोप, उस एक्सट्रीम पे दूसरा नेता सोचे 2 बार सोचेगा। केजरीवाल वो सोच के उसमें डबल स्पीड से वो आरोप लगा सकते हैं। तो बीजेपी को पता है कि इतना हम टफ कंपटीटर है, हमसे भी बड़ा टफ कंपटीटर ये है। ये भी पूरी कोशिश कर रहा है, जिसके अपने पार्टी का कोई बड़ा संगठन नहीं है, वैचारिक आधार नहीं है ना, और बहुत बड़ा इतिहास भी नहीं है। उसके बाद वो अगर आदमी चुनौती दे रहा है तो तारीफ तो बनती है। अच्छा, तो काम को लेकर के जिस तरह से इसमें एक और सवाल मेरा बनता है कि जिस तरह से वो जेल गए, उनका पूरा जो 4 हेड थे मंत्रालय वाइज, अगर आप देखें तो वो जिस तरह से जेल में गया, तो आपको नहीं लगता कि मन में एक बार भी जनता के ख्याल आएगा, क्या वो ये विश्वास कर लेंगे कि पॉलिटिकल एम्बिशन को फुलफिल करने के लिए बीजेपी ने उन्हें जेल डाल दिया था? ये तो देखिए दोनों ही बातें है ना। एक तबका कह रहा है कि भाई बीजेपी ने, जो आम आदमी पार्टी है और केजरीवाल समर्थक है, उनका तो 2 ही तो आरोप है ना। एक तो ये कि भाई हमको काम नहीं करने देते, है ना, और दूसरा आरोप ये कि हमको जेल भेज देते। यही केजरीवाल का कहना है। और बीजेपी का जो हमेशा जो रूलिंग में रहती है, केंद्र में कहती है कि कानून स्वतंत्र है, जांच एजेंसियां स्वतंत्र हैं, वो अपना काम करती है, गलत करोगे तो फंसोगे, है ना। तो वो दोनों काम कर रहे हैं। अब बात में फिर वो जो पहले मैंने सवाल का जवाब दिया था कि ये नेगेटिव बिल्डिंग का खेल है, परसेप्शन बिल्डिंग का खेल है। बीजेपी कह रही कि इन्हें गलत किया इसलिए जेल गए, उनने कहा कि हमने गलत किया नहीं, तुम काम नहीं करने देना चाहते इसलिए जेल भेज रहे हो, हमसे तुम्हें 1 रुपए का पैसा नहीं मिला, एक कहीं मनी ट्रेल नहीं मिला, कहीं से कुछ प्रूव नहीं हुआ। तो देखिए ये कानूनी लड़ाइयां चलती रहेंगी, लेकिन जनता की अदालत में लड़ाई चलती है परसेप्शन की, नेगेटिव बिल्डिंग की, है ना। तो दोनों पार्टियां कोशिश कर रही हैं। भाई मोदी जी ने जो कहा था कि मुझ पर पत्थर फेंकते हैं और मैं उसकी जो है सीढ़ी बना के चढ़ जाता हूँ ऊपर, तो केजरीवाल भी वही कर रहे हैं कि आप जो फंसाओगे करोगे और उसको मैं जो है अपनी ढाल बना लूंगा, आप जो पत्थर चलाओगे उसको ढाल बना लूंगा। लेकिन वो ढाल बनी कि नहीं बनी, है ना। वाकई ये तो आप सोच रहे हो ना कि मैंने ऐसा प्लान किया कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन वो बनी कि नहीं बनी वो तो जनता बताने वाली है। परसों दिन वोटिंग हो जाएगी, 8 तारीख को नतीजा आ जाएगी। सर अभी आप देखो तो कई सारे मीडिया रिपोर्ट्स आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के सीट्स को लेकर के, और लोगों का कहना है कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का सीट दोनों फंसा हुआ है। तो मान लीजिए कि अगर दोनों हार गए तो ये तो बहुत बड़ा सेटबैक होगा कि दिल्ली में सरकार बना भी लेंगे तो दोनों प्रमुख चेहरे हैं जो नंबर 1 और नंबर 2 के बेस में जिन्हें देखा जाता है। तो और जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जिस तरह से रिपोर्ट्स दिखाई जा रही हैं कि कभी कोई 2% की लीड ले लेता है, कभी कोई 3% की लीड में रह सकता है, अभी के जो रेशियो में जो सर्वे जो देखिए, जो आपने कहा कि केजरीवाल की सीट फंसी हुई है, मनीष सिसोदिया की सीट फंसी हुई है, मैं कहता हूँ आतिशी की भी फंसी हुई है ना। 3 बड़े चेहरे हैं,
चौथा चेहरा तो आप देख लीजिए, सौरभ भारद्वाज को तो उस तरह से अभी मतलब उनको छोड़ दो, तो ये सीटें 3 बड़े जो नेता हैं इनकी सीट फंसी हुई है। तो आप ये देखिए कि केजरीवाल के खिलाफ जो पहला चुनाव उन्होंने शीला दीक्षित के खिलाफ जाके लड़ा था और उनको हराया था, तो वो चुनाव छोड़ दो, तो उनको बीते तीनों चुनावों में उसके बाद वाले में कोई टफ कॉम्पिटिटर मिला नहीं, है ना। वो एक तरफा लड़ाई जीतते रहे वहां से, नई दिल्ली सीट से। इस बार संजय दीक्षित खुद विलिंगली, कांग्रेस ने उनसे जाके लड़ने के लिए नहीं कहा था। संजय दीक्षित ने खुद कहा कि मैं जाके केजरीवाल के खिलाफ लड़ूंगा। प्रवेश वर्मा को बीजेपी ने लोकसभा में टिकट नहीं दिया था, लेकिन उनको एक बड़ी जगह उतारा है। अगर वो वाकई उसको हरा देते हैं केजरीवाल को, तो दिल्ली की राजनीति में उनका कद बढ़ जाएगा। दिल्ली की राजनीति में क्या कद बढ़ेगा, मुझे लगता है जो जाट पूरा पश्चिमी यूपी और हरियाणा, पूरे जो राजस्थान का जो पूरा बेल्ट है, इसमें एक बड़े नेता बन जाएंगे निश्चित रूप से। ये बात भी सही है, लेकिन दूसरी बात ये भी सही है कि सीएम का हारना उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता। सीएम तो अपने पुष्कर सिंह धामी भी हारे थे, है ना। उसके पहले बाकी नेता भी सीएम रहते हुए शिबू सोरेन हार गए, बहुत सारे नेता हार गए। असली बात है पार्टी को जीता ले जाना। अगर केजरीवाल हार के भी अभी ममता बनर्जी हारी थी पश्चिम बंगाल में, अगर केजरीवाल चुनाव हार जाते, सपोज मैं मानता हूँ हार भी जाते, है ना, और सरकार बना ले जाते हैं, तो ये नहीं कहा जाएगा केजरीवाल के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी या बहुत बड़ी चीज होगी। फिर यही कहा जाएगा कि ठीक है साहब, केजरीवाल ने खुद उलझ गए, एक सीट पे कर दिया, लेकिन बाकी पार्टी को जीता ले गए। और यूं भी केजरीवाल के खिलाफ तमाम तरह के केस है, कोर्ट के आदेश है, तो उसमें ये हो सकता है कि केजरीवाल फिर सीएम ना बने, नहीं बने, पार्टी अध्यक्ष बने के दिल्ली का सीएम बन के रहना की भी कौन सी बहुत बड़ी वो है। दिल्ली परसेप्शन वाला ही तो मामला है। दिल्ली की सरकार के पास कोई पावर तो है नहीं, तो सीट निश्चित रूप से फंसी हुई हो सकती है और फंसी हुई हो सकती है। लेकिन मैं उसमें फिर भी अगर फंसी हुई सीट में के बावजूद अगर आम आदमी पार्टी को केजरीवाल जीता ले जाते हैं, तो फिर उन पे वो हार का ठिकरा नहीं फूटेगा। अच्छा। उन पे उनके सिर पे जीत का सेहरा बंधेगा। एक मैंने जो व्यक्तिगत रूप से आकलन किया है सर, कि जिस रूप में अगर अरविंद केजरीवाल अगर ये चुनाव जीत जाते हैं, तो खुद हमारे देश के एक इतिहास में देखिएगा तो एक नई पार्टी लगातार 3 टर्म सरकार में रह रही है, एक वो नया बेंचमार्क सेट कर देंगे, जो जहाँ पे एक देश में विपक्ष की जो लैकनेस की बात होती है कि देश में विपक्ष उस लेवल पे नहीं है, तो शायद मुझे लगता है कि वो स्ट्रेचर फिर मेंटेन कर पाएंगे शायद अरविंद केजरीवाल। और बहुत सारे ये लोग बात भी कह रहे हैं कि अगर ये जीत जाते हैं तो ये बहुत बड़ा लाइक गेम चेंजर होगा आम आदमी पार्टी के लिए, अरविंद केजरीवाल के लिए। लेकिन हार जाते हैं तो फिर बहुत सारी मुश्किलें भी उनके सामने आ जाएंगी। बिल्कुल बहुत बहुत ज्यादा स्टेक है, बहुत इतने स्टेक हाई पर लगे हुए हैं बीजेपी के लिए भी कि 26 साल सत्ता से बाहर हो आप, 5 साल और 31 साल, है ना, जिसमें आप एमसीडी जीत गए, आप 3 बार से यहाँ लोकसभा की सारी सीटें जीत रहे हो, है ना। उसके बाद दिल्ली में आपको जनता सत्ता नहीं सौंपती, तो ये और वो उसमें उस 31 साल में से 15 साल से ऊपर की तो मोदी जी के राज्य में ही मोदी जी के मतलब नेतृत्व में बीजेपी 3 बार चुनाव हारेगी। तो ये अपने आप में बीजेपी के लिए तो सेटबैक होगा ही होगा। लेकिन केजरीवाल के लिए स्टेक इसलिए हाई है कि अगर वो जीत गए तो आप ये समझो कि केजरीवाल फिर दिल्ली के और पंजाब के नेता नहीं है, फिर वो निरंकुश होकर या पूरी मतलब निर्बाध रूप से पूरे देश में घूमेंगे। वो यूपी में बेस बनाएंगे, वो बिहार में बेस बनाएंगे, वो गुजरात में बना ही रहे हैं, बंगाल इधर हरियाणा में बना ही रहे, राजस्थान में जा ही रहे। केजरीवाल की नेशनल एम्बिशन सिर्फ सीएम बने रहने के लिए नहीं, वो किसी भी नेता की नहीं होती। लेकिन केजरीवाल जानते कि दिल्ली का सीएम से अच्छा तो यहाँ का मेयर भी, मतलब दिल्ली का सीएम के एक मेयर जितना ही तो उसका पावर तो ज्यादा कुछ है नहीं। तो केजरीवाल अगर जीत गए तो वाकई उनके लिए मतलब फिर आकाश अनंत है, फिर उनके लिए है ना, इसका इस लिमिट वाला मामला हो जाएगा, फिर वो कुछ भी कर सकते। लेकिन हाँ, खतरा दूसरा है, अगर हार गए या बहुमत के आसपास रह के जीते, 35, 37, 40 सीट के आसपास जीते, दोनों स्थिति में केजरीवाल के लिए बड़ी संकट हो जाएगा। इसलिए संकट हो जाएगा, केजरीवाल की पार्टी नहीं है। हमने असम गण परिषद से लेके किसी ऐसी कई पार्टियों का हाल देखा है जो वन इलेक्शन फ्लूक होता है, वो एक बार तुक्के से जीत गए, लेकिन क्योंकि कोई वैचारिक आधार नहीं, कोई बड़ा संगठन बेस नहीं, और बहुत सारी जो एक पार्टी को चलाने के लिए जो सिस्टम होता है वो खाका बनते ही बनता है ना। वो जब नहीं होता है तो चुनाव हारते ही जैसे आपके साथ लोग जुड़ते हैं। कांग्रेस का जो हाल हुआ है कि सरकार आप सत्ता में होते तो दुनिया भर के लोग
चींटियों की तरह गोल से जैसे गुड़ के पास आते हैं, वैसे सब सत्ता की तरफ आ जाते हैं लोग। लेकिन जब सत्ता नहीं होती तो तभी नेता की असली परीक्षा होती है, तभी संगठन की भी असली परीक्षा होती है। तो केजरीवाल को पता है कि ये चुनाव उनके लिए करो या मरो का है। इस चुनाव से उनकी जीत, अगर वो जीत जाते हैं तो आगे की राह बहुत चमकीली होगी, बहुत प्रशस्त हो जाएगी और बहुत वो दूर तक अपना अपनी जो रणनीति उन पर अमल कर पाएंगे। लेकिन अगर हार गए तो जो मौजूदा बचा कुचा बेस है, जो आधार है और जो जो उनके संगठन के फैलाव की कोशिश है, वो सब बुरी तरह पीछे होंगी और बहुत बड़ा नुकसान उनकी उनकी पार्टी को, उनकी महत्वाकांक्षाओं को लगेगा, ऐसा मुझे लगता है। जहाँ से हम लोगों ने सर इस इंटरव्यू की शुरुआत की थी कि दिल्ली के दंगल का कौन बनेगा महाविजेता, तो सर आखिरी सवाल वही है मेरा कि आपके अनुसार आपने जितना आकलन किया है इस चुनाव को, जितना आपने देखा है, आपको क्या लगता है कि अंत में आपको अभी की स्थिति में किसके पक्ष में जाते हुए गेंद दिख रही है कि इनके पक्ष में चीज़ें थोड़ी बेहतर है एज कम्पेयर टू इनके? देखिए, चुनाव की भविष्यवाणी करना ना बहुत खतरनाक काम है। वो अच्छे-अच्छे पंडित चले जाते हैं, वो रिस्क मैं नहीं लेना चाहता। हाँ, लेकिन मुझे जो लगता है और जो मैंने देखा है इतने दिन से, बाकी आम आदमी तरह आम आदमी से बात करते हुए, तो ये लगता है कि केजरीवाल को एज है। केजरीवाल ने एक बड़ा लाभार्थी ग्रुप बनाया है और केजरीवाल उस पे मेहनत भी कर रहे हैं और लगातार उससे संवाद कर रहे हैं, जुड़े हुए हैं, उनके साथ पैसा भी चुनाव में खर्च हो रहा है, इस बाकी सब कुछ है। हाँ, लेकिन बीजेपी को ये पता है कि हमको जो सातों सीट लोकसभा में जीत जाते हैं, है ना, एमसीडी में जीत जाते हैं, है ना, तो इसका मतलब ये कि एक वोटर मेरा ऐसा है जो मुझे वोट देता है लोकसभा में, है ना, या छोटे चुनाव में देता है, विधानसभा चुनाव में देता है, क्योंकि उसको केजरीवाल की रेवड़ी ज्यादा प्यारी है ना, उसको लगता है कि केजरीवाल ने कुछ हमको बेहतर काम करके दिया है। बीजेपी की पूरी कोशिश क्या है कि उस लाभार्थी वर्ग को हम किसी तरह अपने पास ले आए। उस तरह कांग्रेस की कोशिश है कि मेरा जो इलाका मेरा जो वोट गया वो आ जाए। अगर मैं कहता हूं कि केजरीवाल ने वो जो ट्रेंड बरकरार रखा कि लोकसभा में केंद्र में मोदी और दिल्ली में केजरीवाल, अगर वो अपने वोटर को एक समझाने में कामयाब हो गए, वो ये समझा लिया, तो निश्चित रूप से केजरीवाल विजेता है और जो दिख रहा है कि वो हो सकता है। लेकिन बीजेपी जो अपनी रणनीति पे बहुत बारीकी से काम कर रही है कि जो जो लोकसभा में हमने जिसने हमको वोट दिया है वो विधानसभा चुनाव में भी वोट दे, अगर वो दांव सब कामयाब हो गया तो बीजेपी चमत्कार कर सकती है, निश्चित रूप से कर सकती है। लेकिन आज की तारीख में अगर देखें तो चाहे नेगेटिव बिल्डिंग से या चुनाव का एजेंडा सेट करने से लेके या चुनावी वायदों से लेके, है ना, अटैक के मामले में जो देखो तो बढ़त तो केजरीवाल ने लीड ले रखी है, उसमें कोई शंका नहीं है। अच्छा, तो जीत तो कभी भी किसी के सिरहाने करवट बदल सकती है, लेकिन कौन जीतेगा ये समय ही बताएगा और वो हमारे सामने बहुत ही जल्दी आएगा। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट विनोद गुप्ता, जिन्होंने दिल्ली चुनाव को बारीकी से आपके साथ विश्लेषण करके समझाया और जानकारी दी कि किस तरह से चीज़ें हो रही हैं। आपको भी मैं उसी सवाल के साथ छोड़ते हुए जाता हूं कि क्या दिल्ली के चुनाव में दंगल में कौन बनेगा महाविजेता? अपनी राय कमेंट में बताइए। इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।